अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके साइंस में एक यूनिट है दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। एंड इन दिस वेरी यूनिट वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज क्लास, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रिसोर्सेज, देन वी विल डिस्कस अबाउट कोल, देन वी विल डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कोल, और फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, और फिर हम पढ़ेंगे जो प्रोडक्ट्स ऑफ कोल हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम देखेंगे व्हाट इज रिसोर्स, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रिसोर्स। एनीथिंग दैट इज यूजफुल टू अस इज रिसोर्स। फॉर एग्जांपल, आई एम यूजिंग दिस पेन. दिस पेन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, so that plastic is a resource. I am here, I am inhaling air, that air is a resource. पानी हम यूज करते हैं इन अवर डे टू डे लाइफ, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो हम बोल सकते हैं वाटर इज ए रिसोर्स। सनलाइट का हम यूज करते हैं, दैट सनलाइट इज ए रिसोर्स। देयर आर वेरियस रिसोर्सेज, बट वी कैन से दैट दीज रिसोर्सेज आर broadly of two types, man-made resources and natural resources. अभी मैं बात कर रहा था about this pen. This pen is made up of plastic. That plastic is a man-made resource. अगर हम बात करेंगे, I am wearing these clothes, ये फाइबर के बने हुए हैं. This fiber is a man-made resource. लेकिन अगर बात करेंगे about natural resources, natural resources, natural resources क्या है? Those resources which are present in nature, which are obtained through nature, उनको हम बोलते हैं natural resources. Natural resources में अगर हम बात करें, for example sunlight. Sunlight is a natural resource. अगर हम बात करें water की, water is a natural resource. अगर हम बात करें फॉरेस्ट्स की, फॉरेस्ट इज अ नेचुरल रिसोर्स. वी कैन से दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन नेचर, उनको हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किए हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं. और जो मैन मेड रिसोर्सेज हैं, मैन मेड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो मैन मेड होते हैं. For example, explosives, man-made resources, medicines, man-made resources. अब अगर natural resources की भी बात करें, these natural resources have been classified into two broad categories. Two broad categories. एक हम बोलते हैं inexhaustible, और हम बोलते हैं exhaustible. What are inexhaustible natural resources? अगर हम बात करें, अभी हम यहां पे सनलाइट की बात कर रहे थे. सनलाइट को अगर हम देखें, सनलाइट जितना भी हम यूज करते हैं इस रिसोर्स को, हमने सोलर पैनल्स लगाई हैं, इस सनलाइट को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लेकिन इस सन की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये सन की एनर्जी खत्म होने वाली नहीं है. अगर हम बात करें, सनलाइट को यूज करते हैं प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, इतना सारा फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन सन की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जो सन में फ्यूजन होता है वो फ्यूजन होता रहता है, और वहां से जो एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी हमें मिलती रहती है. इसलिए हम बोलते हैं कि जो सन है, सन की एनर्जी कभी खत्म होने वाली नहीं है. इसी तरह अगर बात करें हम अबाउट दिस एयर अराउंड अस, ये जितना भी हम यूज करते हैं, आप देख सकते हैं अभी भी मैं एयर को इनहेल कर रहा हूं. आई एम इनहेलिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड इन आवर बॉडी. इसी तरह प्लांट्स इस एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, और इस एयर को हम बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं. लेकिन क्या कभी आपको लगा है कि इस एयर में कोई फर्क पड़ने वाली है? क्या कभी ये एयर कम होता जा रहा है? नहीं. ऐसे रिसोर्सेज जिन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो कम नहीं हो रहे हैं, जो खत्म होने वाले नहीं हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, दोज रिसोर्सेज
which cannot be exhausted, ऐसा हम बोल सकते हैं, those resources which cannot be exhausted by human activities are called inexhaustible resources. अगर एग्जाम्पल की बात करें inexhaustible resources में, तो वहां पे sunlight is an example of inexhaustible resource. अगर और एक एग्जाम्पल देखें, air is an example of inexhaustible resource. तो ये जो inexhaustible resources हैं, इन पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, जितना भी उनको हम यूज करें, लेकिन वो कम हो नहीं सकते. लेकिन यहां पे हमने लिखा another category of natural resources, exhaustible natural resources. exhaustible natural resources क्या है? अगर हम बात करें about petroleum, अगर हम बात करें about coal, forests, ये जो these all three resources they are natural resources. लेकिन पेट्रोलियम से हमें डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, and we use the diesel and petrol or kerosene in our day-to-day life as vehicular fuel, as fuel for cooking. सब में हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो यूज करते हैं. लेकिन एक डर है कि ये पेट्रोलियम, चाहे कोल हो, पेट्रोलियम हो, फॉरेस्ट्स हो, जितना हम इन रिसोर्सेज को यूज करते हैं, उतना ये रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं. उतना ये डर लायक है कि कभी एक ऐसा टाइम आए शायद कि हम इन रिसोर्सेज को यूज न कर सकें. क्यों? क्योंकि ये खत्म हो सकते हैं. इसलिए ऐसे रिसोर्सेज जो रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, उनको हम बोलते हैं exhaustible natural resources. exhaustible natural resources, those natural resources which can get exhausted by the activities of human beings are called exhaustible natural resources. एग्जाम्पल हमने यहां पे लिखी है, पेट्रोलियम, कोल, फॉरेस्ट्स, these are exhaustible natural resources. यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं exhaustible, they are present in nature in limited quantity. बहुत कम क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी में है जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं. लेकिन यहां पे एक बात समझने वाली है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो हम, फॉर एग्जांपल अगर हम मेटल्स की बात करें, एलिमेंट्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें, ये भी आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर बात करें यूरेनियम की क्वांटिटी अगरचे लिमिटेड है, लेकिन उसका यूज उतना ज्यादा नहीं है. एंड इट इज सेड कि यूरेनियम शायद खत्म ना हो, क्योंकि उसका उतना यूज नहीं हो रहा है डे टू डे लाइफ में. इसलिए हम उस यूरेनियम को रख सकते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितना हम इस रिसोर्स को यूज करें. अगर उतना यूज करते हैं कि हमें यह लगे कि ये एग्जॉस्ट हो सकता है, ये खत्म हो सकता है, तो तब हम बोल सकते हैं इट इज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. अगर यहां पे आप देखें पेट्रोलियम, कोल, अब हम इस कोल पे बात करते हैं, अभी हम इस कोल पे बात करते हैं. कोल. डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कुछ महीनों पहले हमारे विंटर कैंप्स चल रहे थे, और इन विंटर कैंप्स में क्योंकि सर्दियां बहुत थी, तो वहां पे आपने वो टिन्स देखे होंगे जिनको हम बुखारियां बोलते हैं. उनमें एक फ्यूल डाला जाता था जलाने के लिए. वो ब्लैक सा, वो हार्ड सा, वो सबस्टेंस जो उनमें हम डालते थे, दैट हार्ड ब्लैक सबस्टेंस, दैट इज कोल. हार्ड ब्लैक, एक तो ब्लैक होता है और बहुत ही हार्ड होता है, हार्ड लाइक ए स्टोन, उसको हम बोलते हैं कोल. एंड दिस कोल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. ये कोल अगर हम देखेंगे ये आता कहां से है, इट कम्स फ्रॉम अर्थ, इट इज अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ, वहां से ये निकाला जाता है बाय माइनिंग. जो माइनिंग होती है, आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा बहुत सारी ऐसी
माइंस है लेकिन वहां से पत्थर निकाले जाते हैं। लेकिन जो कोल माइंस होती है वो पूरा अर्थ के अंदर जाके, क्रस्ट के नीचे जाके वहां पे कोल माइंस होती है, तो वहां से ये कोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है फॉर इट्स यूजेस, फिर हम इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में अगर कोल देखें कहां कहां पे पाया जाता है, इंडिया में ये बिहार की अगर बात करें, हालांकि बहुत सारी स्टेट्स में पाया जाता है लेकिन ज्यादातर इंडिया में बिहार में कोल पाया जाता है, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल। दीज आर द स्टेट्स जो कि मेजर सोर्स ऑफ कोल है इन इंडिया। नाउ देयर इज ए क्वेश्चन, अब जो ये कोल जमीन के अंदर से हम निकालते हैं, हाउ दिस कोल वाज फॉर्म्ड, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ कोल, ये कोल आया कहां से, ये कोल बना कहां से, हाउ कोल वाज फॉर्म्ड। हाउ कोल वाज फॉर्म्ड, इट्स ए क्वेश्चन, कैसे कोल बना। इट इज सेड about 300 million years ago, 300 million years ago, there were dense forests in low-lying wetland areas. Dense forests were there and some natural phenomena occurred. पता नहीं floods आए, earthquake आया, ऐसा कुछ हुआ। These dense forests, they were buried under the soil. They were buried under the soil. ये जमीन के नीचे आ गए। जब ये जमीन के नीचे आ गए, ऊपर से नए नए लेयर्स इनके ऊपर आ गए। जो ही टाइम बढ़ता गया, जो ही टाइम बढ़ता गया, उतने ही ज्यादा लेयर्स उनके ऊपर आते गए। उससे क्या हुआ, जो अब ये डेड प्लांट्स थे, ये डेड प्लांट्स, इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता गया। जब प्रेशर बढ़ता गया तो वहां से कंप्रेस होने लगे ये ज्यादा, और उसके साथ साथ जब प्रेशर बढ़ने लगा, नीचे होने लगे, तो वहां से टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ देयर वाज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम बोल सकते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर, high temperature and absence of oxygen, due to high pressure, high temperature and absence of oxygen, these dead plants, they got converted into coal. उनका कन्वर्जन हो गया कोल में। But this process was a very slow process. It took millions of years इनको कन्वर्ट होने में, इन प्लांट्स, डेड प्लांट्स को कोल में कन्वर्ट होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे कोल बनने में। इसलिए हम बोल सकते हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर कोल। ये पॉसिबल नहीं है कि हम भी ऐसी प्रोसेस करते, प्लांट्स को जमीन के नीचे रखते, फिर ऊपर से कंप्रेस करते, फिर वहां से कोल फॉर्मेशन हो जाती, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत सारे साल, हजारों करोड़ों साल लगे इस इन डेड प्लांट्स को कन्वर्ट होने में इनटू कोल। जब ये कोल में कन्वर्ट हो गए, नाउ व्हाट वी आर डूइंग नाउ, अब इस कोल को बाय द प्रोसेस ऑफ माइनिंग वहां से हम निकालते हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। नाउ वी विल सी व्हाट आर द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। पहले हम देखेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल। कोल को अगर हम देखेंगे, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल यूज होता है फॉर हीटिंग पर्पसेस, मेनली फॉर हीटिंग पर्पसेस। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ दिस कोल इज it is used in thermal power plants.
जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहां पे ये यूज होता है। थर्मल पावर प्लांट्स मीन्स अगर हम देखें, हम ज्यादातर बोलते हैं दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहां से होती है, बाय द यूज ऑफ वाटर। डैम्स में वाटर रखते हैं, वहां से फिर वाटर फ्लो हो जाता है एंड दैट मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दैट इज हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स, उनको हम हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया वहां पे पावर जनरेशन कैसे होती है। अगर कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो यहां पे जो ज्यादा पावर जनरेटिंग स्टेशंस हैं वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि यहां पे वाटर अबंडेंस में पाया जाता है। वाटर यहां पे अच्छा रिसोर्स हमारे पास है, इसलिए वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन जहां पे वाटर रिसोर्स हमारे पास नहीं है, उतनी मात्रा में नहीं है कि उससे जनरेट कर पाए इलेक्ट्रिसिटी, वहां पे क्या होता है, कोल यूज होता है। इस कोल को वहां पे कोल से बड़े बड़े जो टैंक्स होते हैं वाटर के, उनको हीट किया जाता है, वहां से स्टीम प्रोड्यूस होता है एंड दैट स्टीम इज यूज्ड टू मूव दैट टरबाइन, जिससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसलिए हम बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ दिस कोल इज इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशंस। और इसके साथ साथ इंडस्ट्रीज में एज ए फ्यूल दिस कोल यूज होता है। और दिस कोल इज अ सोर्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, इस कोल से निकलता है कोल तार, कोल गैस एंड कोक। एक तो हम इस कोल को ऐसे ही यूज करते हैं, इसको फ्रैक्शंस में इसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकालने के बगैर भी इस कोल को हम यूज करते हैं, एज ए फ्यूल यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल फ्यूल यूज करते हैं, एज ए फ्यूल इन थर्मल पावर प्लांट्स वहां पे यूज करते हैं। लेकिन हम इस कोल से और भी प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं कोल तार, इससे निकल सकता है, कोल गैस इससे निकलता है, एंड कोक। नाउ वी विल डिस्कस these constituents of coal one by one. Number one is their coke. होता क्या है एक्चुअली, when this coal is heated, when coal is heated in absence of oxygen, when coal is heated in absence of oxygen, वहां पे क्या होता है, वहां पे एक ऑब्टेन किया जाता है, एक तो कोल तार ऑब्टेन किया जाता है, दैट इज अ लिक्विड, एक मोटा सा लिक्विड होता है, ब्लैक लिक्विड, और कोल गैस ऑब्टेन होता है कोल गैस, और पीछे वहां पे एक रेजिड्यू रहता है, ब्लैक रेजिड्यू पीछे रहता है। इस ब्लैक रेजिड्यू को हम बोलते हैं इट इज कोक। दिस ब्लैक रेजिड्यू इज अ कोक, एंड दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग कोक फ्रॉम कोल by heating strongly in absence of oxygen is called destructive distillation of coal. Now what is destructive distillation of coal? We can say when coal is strongly heated in absence of air, it gets converted into coal tar, coal gas and coke. coal tar and coal gas वो बाहर आ जाते हैं, पीछे जो वहां पे ब्लैक रेजिड्यू रहता है, that is coke. And this coke is the purest form. It is the purest form of carbon. About 98% इस कोल में क्या होता है, कार्बन होता है। अगर हम देखें, कोल की बात करें, कोल एक्चुअली मेनली कार्बन ही होता है, विद अदर फ्रैक्शंस, विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लेकिन मेनली कोल में कार्बन ही होता है।
इसलिए जब ये डेड प्लांट्स कन्वर्ट हो गए इनटू कोल, उस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं दैट इज कार्बनाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कोल फ्रॉम डेड प्लांट्स in the absence of air with high pressure and high temperature, that process is called carbonization. जब कोल की फॉर्मेशन हमने अभी यहां पे बात की थी, लेकिन जब फिर कोल से हमने कोल तार बाहर निकाला, कोल गैस बाहर निकाला, पीछे कोक रह गया. दिस कोक इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ कोक. Uses of coke. Uses of coke. आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे जानना चाहूंगा. अभी तक हमने क्या पढ़ा उसकी असेसमेंट करते हैं. हमने अभी तक पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज. व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? वेरी गुड. दोज रिसोर्सेज which are obtained from nature are called natural resources. Can you give me few examples of natural resources? Yes. Sunlight is a natural resource. Air is a natural resource. Coal is a natural resource. Petroleum is a natural resource. Okay. Can you tell me what are inexhaustible natural resources? Inexhaustible natural resources are those natural resources which cannot be exhausted by the activities of human beings, like sunlight. What are exhaustible natural resources? Exhaustible natural resources are those resources which may get exhausted by the activities of human beings. For example, forest is a natural resource, but it may exhaust. Coal is exhaustible natural resource. Petroleum is exhaustible natural resources. Now, can you tell me how coal was formed? Yes, it was formed by the process of carbonization. वो कैसे हुआ? All those dead plants, they were buried under the soil, and in the absence of air, in high temperature and high pressure, they got converted into coal, and that process is called carbonization. Then, what are the constituents which are obtained from coal? Yes, there are three main constituents which are obtained from coal. That is coal gas, coal tar, and coke. And coke is the purest form of carbon. How this coke is obtained from coal? That process is called destructive distillation of coal. When this coal is heated, strongly heated in absence of air, we get coke as a residue there. Coal gas or coal tar वो बाहर आ जाता है. Now, what are the uses of coke? Coke is used as a fuel because it is considered as a clean fuel. क्योंकि इसमें ज़्यादा इसमें it burns with less smoke. Negligible smoke के साथ ये burn होता है, or we can say there is no smoke when we burn coke. Another most important use of this coke is that is a reduction of metals. Reduction of metals. You know that when we obtain metals from the earth's crust, they are not in their purest form. वो in their pure form नहीं होते हैं. For example, जब हम जमीन से obtain करते हैं iron, that iron is not in the form of iron alone. That is in the form of oxide of iron. For example, iron is found in the form of oxide, or that is hematite, Fe2O3. In the same way, अगर aluminium की बात करें, aluminium is found as it is oxide, Al2O3, जिसे हम bauxite भी कहते हैं. And zinc is found in the form of zinc oxide, जिसे ZnO कहते हैं, जिसकी फॉर्मूला है. तो अब जो ये oxides of these metals हैं, उन मेटल्स से ये ऑक्सीजन बाहर निकालना ये एक मुश्किल काम होता है. उस ऑक्सीजन को बाहर निकालने को हम बोलते हैं रिडक्शन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड यू विल लर्न अबाउट दिस रिडक्शन इन योर नेक्स्ट क्लासेस इन डिटेल. यहां मैं थोड़ा एलिमेंट्री आइडिया आपको बोलता हूं.
जो भी मेटल अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है उसका जो ओर होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। उस ऑक्साइड में से उस ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है एंड द रिमूवल ऑफ दैट ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो उस रिडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, वहां पे हम कोक यूज करते हैं, बिकॉज दिस कोक इज एक्चुअली द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। दिस कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, तो पीछे जो रह जाता है वहां पे मेटल रहता है। तो इट इज द अनदर यूज ऑफ कोक। उसके बगैर जो इसके यूजेस हैं कोक के, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। स्टील इंडस्ट्री में जब हम जाते हैं वहां पे यूज होता है दिस कोक। उस कोक से ही स्टील मैन्युफैक्चर किया जाता है। वेरी गुड। कोल हमने पढ़ा, कोल में हमने देखा एक तो कोक उसका बाय प्रोडक्ट है और कोल तार है और कोल गैस है। कोक हमने पढ़ा। नाउ देयर इज कोल तार। व्हाट इज दिस कोल तार? Coal tar is actually it is a thick black liquid. Thick black liquid with unpleasant smell. With unpleasant smell. ये पहले यूज होता था, जो रोड सरफेसिंग होती थी उनमें ये कोल तार यूज होता था। Actually, this coal tar is not a single constituent. It is made up of about 200 substances. It is actually the mixture of 200 substances, जिनमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल इसमें बेंजीन होता है, इसमें एंथ्रासीन होता है, नेप्थलीन होता है। These are the some chemicals which are present in coal tar, और उनसे हम वैरायटी ऑफ जो केमिकल्स हैं उनसे प्रिपेयर हो सकते हैं, जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स भी बोल सकते हैं। तो एट लास्ट देयर इज कोल गैस। कोल गैस इज आल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल, एज अ इंडस्ट्रियल फ्यूल, जो कि बाय प्रोडक्ट है कोल का। इन दिस वे टुडे वी हैव डिस्कस्ड resources, then we have discussed coal, how coal was formed. After that we have discussed sources of this destructive distillation of coal, then the different fractions of coal, that is coke, coal tar and coal gas. Now there is petroleum, that we will discuss, petroleum and natural gas, that we will discuss in the next class. Thank you very much.